हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ललिता। नवरत्न एकेडमी में आप सबका स्वागत करती हूं। कल पिछले वीडियो में आपने पढ़ा सर्वनाम। आज देखेंगे आप सर्वनाम के भेद। पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूं आपको सर्वनाम के भेद, ठीक है। आज उनके अंतर्गत देखेंगे। पहला आपने पढ़ लिया था, अगला पढ़ेंगे आप सर्वनाम के भेदों के अंतर्गत निश्चयवाचक। सेकंड वाला दूसरा है निश्चयवाचक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, निश्चय, ठीक है। निश्चयवाचक माने निश्चयता को बताने वाला, ठीक है। सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम की पहले परिभाषा बता चुकी हूं मैं। संज्ञा के स्थान पर होने वाले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, कृष्ण पढ़ता है, तो कृष्ण की जगह यदि आपको सर्वनाम में वाक्य बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे वह पढ़ता है, ठीक है। तो वह जो शब्द होगा वो आपका सर्वनाम वाची हो जाएगा। उसी के अंतर्गत आपने पढ़े थे सर्वनाम के भेद आपने जो पढ़े थे वो थे आपके 6 प्रकार के: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक संबंध, ठीक है। उसी के अंतर्गत आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्या है? निश्चयवाचक, ठीक है। तो निश्चयवाचक में देख लीजिएगा, निश्चयवाचक में आपके कौन कौन से टेबल से देख लेंगे। जिस प्रकार देखते हैं, यह जो शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है। यह वह, ठीक है। इस प्रकार जो भी शब्द आते हैं वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, जैसे वाक आया, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ध्यान से देखना इस वाक्य को। यहां पे यदि पूछा इस वाक्य में यह शब्द जो है ये सर्वनाम तो है, ठीक है। कैसा सर्वनाम है? तो आपको लिखना है निश्चयवाचक। कैसा सर्वनाम? निश्चयवाचक माने ये निश्चयता को बता रहा है, ठीक है। फिर वह मेरा घर है, वह मेरा विद्यालय है, वह मेरी पुस्तक है। मतलब इन दोनों शब्दों में क्या हो रहा है? आपको एक निश्चय चीज के बारे में बताया जा रहा है कि यह, मतलब निश्चय किया जा रहा है कि ये मेरा ही है, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे। तीसरी हेडिंग थी इसकी अनिश्चय। क्या थी इसकी? अनिश्चय। अनिश्चय में देखेंगे, आपको नाम से देखिए पता चल रहा है आपको अनिश्चय। निश्चय माने क्लियर है, अनिश्चय क्लियर नहीं है, ठीक है। अनिश्चयवाचक, जहां पर चीजें क्लियर ना हो, ठीक है। अनिश्चयवाचक, इसके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो बताते हैं वाक्य में कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कुछ, क्या आया शब्द? कुछ। ध्यान से देखिएगा, कोई आदि, ठीक है। अब देखिए वाक्य जैसे बनता है आपका, तो यहां दे देते हैं कुछ आदमी हैं। अब देखिएगा, इसी बात को देख लीजिएगा। यहां पे आपने देखा कुछ शब्द कैसा है? निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या सर्वनाम तो है। कैसा है? कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है, या फिर आपका जो है संबंधवाचक है। तो कुछ माने क्लियर नहीं हो रही ना संख्या। यहाँ पे कुछ आदमी, कुछ आ रहा है, कुछ, ठीक है। तो ये जो कुछ शब्द है, या कोई आया, ऐसा वाक्य भी हो सकता है, कोई आया। यहां पे जो कोई शब्द है आपका वो कैसा है? आपको ध्यान देना, ये कोई शब्द कैसा है? आपका कोई शब्द जो है सर्वनाम तो है लेकिन अनिश्चयवाचक है, माने अनिश्चितता को वो बता रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपको पढ़ना है निजवाचक। चौथी हेडिंग है आपकी निज वाचक, निजवाचक। अच्छा,
इनके जो शब्द होते हैं इन्हीं में इसका अर्थ छिपा होता है। ठीक है, निज माने क्या होता है? जिसमें निजता हो, अपनापन हो। ठीक है, ऐसे शब्द जिनमें निजता हो या अपनापन हो। ठीक है, यहां देखिएगा निज के अंतर्गत जैसे कहते हैं ना, वह अपने आप चला जाएगा, वह अपने आप खा लेगा, माने इसमें शब्द आते हैं खुद, जैसे आता है खुद शब्द, स्वयं। ठीक है, अगला है स्वतः। स्वतः माने होता है अपने आप। अब देखिएगा वाक्य, यहां पे वाक्य में आप देखेंगे वह स्वतः ही चला जाएगा, वह स्वतः ही चला जाएगा। अब वाक्य को आपको समझना है। यहां पे देखिएगा कि वह जो शब्द है सर्वनाम तो है ही, ठीक, ये तो किसके अंतर्गत आ गया? आपका पुरुष के विवाचक के अंतर्गत आ गया। लेकिन यहाँ पे स्वतः से आपको निकालना है कि स्वतः जो शब्द है वो कैसा है? निजता बता रहा है, माने स्वतः माने होता है अपना, तो ये कैसा हो गया सर्वनाम? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। अब ये आपका ऑप्शन में आ गया है कि ये पुरुषवाचक है, स्वतः शब्द में आपको सर्वनाम बताना है, तो ये कैसा है? निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, कैसा है? तो आपको आंसर देना है निजवाचक सर्वनाम। अगला है आपका 5वां नंबर, आएगा आपका संबंधवाचक। क्या आएगा आपका? संबंधवाचक। अब ध्यान से देखना है आपको। संबंधवाचक जैसे मैं आपको पहले बताया कि जो शब्द होते हैं उसी में छिपा होता है आपका अर्थ। संबंध अर्थात संबंध बताने वाला, ठीक है, एक दूसरे से संबंध जोड़ देता है। देखिएगा जैसे वाक्य है, जो करेगा सो भरेगा, भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। इस प्रकार के यदि वाक्य आते हैं तो आपके किस में आने हैं? संबंधवाचक वाक्यों में आना है, संबंधवाचक सर्वनाम में आना है। ऑप्शन ऐसा बनता है जो करेगा सो भरेगा। ये जो वाक्य है आपका, ये जो वाक्य है वो वाक्य कैसा है, कैसा सर्वनाम है, तो आपको बताना है ये सर्वनाम कैसा है आपका। ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। जो लास्ट बचा हुआ है आपका वो है अब प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सबसे सरल है, ठीक है ना, क्या है? सबसे सरल है। अगला देखेंगे 6वां नंबर है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, वाचक माने बताने वाला होता है, प्रश्नवाचक। ये है क्या भाई? तो सर्वनाम ही है, ठीक है। अब प्रश्नवाचक में कुछ शब्द आ जाते हैं आपके, कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे तो देखिए आपके आते हैं जैसे कौन, कौन कब, कब, कौन कब कहां, कौन कब कहां, किसका, किसका, ठीक है, क्यों आदि आ जाते हैं। अब देखिए जैसे प्रश्नवाचक में नाम से ही पता चला प्रश्न बताने वाला सर्वनाम, ठीक है, कि प्रश्न बताए, उसमें वाक्य में प्रश्न बताए। जैसे मैंने कहा वाक्य देखिएगा यहां पे, जैसे आपने यहां पे बनाया वह कौन है, वह कौन है, कोई भी वाक्य बना सकते। देखिए ध्यान से, कौन शब्द आपसे पूछा इस वाक्य में कौन जो शब्द है वो कैसा सर्वनाम है, तो आपका आंसर होगा, क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा प्रश्नवाचक। क्या होगा आपका आंसर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा आपका आंसर? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इस प्रकार से आज क्या देखे, सर्वनाम जो पिछले वीडियो में भी आपने प्रकार पढ़े थे उसी के कुछ भाग बचे हुए थे। पहला था पुरुषवाचक, दूसरा था निश्चयवाचक, तीसरा था आपका अनिश्चय, चौथा था निजवाचक और
पांचवा था आपका संबंधवाचक, छठवां था प्रश्नवाचक। ठीक है, इतना समझ में आया? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है जो भी, तो आप कमेंट्स करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे वचनों को। वचन हिंदी की पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ध्यान देंगे। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, मतलब वचन है क्या? वचन चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, या कोई भी वस्तु हो या स्थान, उसको उसकी संख्या को वचन कहते हैं। जैसे एक बताना, दो बताना, तीन बताना, चार बताना, मतलब ये जो लिखा हुआ है वो किस वचन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वचन कितने होते हैं, इस प्रकार भी क्वेश्चन आते हैं। दो वचन होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? तो हिंदी में आपके एक वचन और द्विवचन। द्वि नहीं कह के, जैसे संस्कृत में द्विवचन और बहुवचन कहते, तो आपको द्वि नहीं कहना है। हिंदी में आपका एक वचन, ठीक है, और बहुवचन। बहुवचन हिंदी में दो वचन होते हैं आपके, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब एक वचन और बहुवचन का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे यहां पे लिखा हमने बालक। ठीक है, यहां पे क्या लिखा हमने? बालक। यहां बालक ना के लिखे, लड़के भी लिख लें, सरल ले लेंगे शब्दों को। देखिए यहां पे हमने लिया बालक या लड़का। लड़का एक वचन में है। यहां पे क्या कर देंगे? बहुत सरल है ये, लड़के, ये बहुवचन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके वचन हो जाएंगे हिंदी में। ये बहुत सरल है टॉपिक, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब बहुवचन में दो से अधिक संख्या है, 2, 3, 4, 5, 6, हजार तक कितनी भी संख्या पहुंच सकती है, वो आपकी बहुवचन में आएगा। ठीक है, अब पढ़ने जाएंगे कारक और चिन्हों को। तो ये वाला टॉपिक जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक आपको समझना है। क्या पढ़ना है? कारक एवं विभक्ति चिन्ह पढ़ेंगे आप। कारक एवं, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, कारक एवं विभक्ति चिन्ह। ठीक है, इसमें संख्या भी पूछी जाती है, वाक्यों में प्रयोग होके पूछते हैं विभक्ति चिन्ह। अच्छा, ये यदि आपको विभक्ति इसके साथ नहीं पढ़नी है, जैसे संस्कृत में विभक्तियां होती हैं, चूंकि हिंदी में नहीं होती हैं, ठीक है, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कारक एवं चिन्ह। ठीक, कारक एवं चिन्ह। कारक एवं कारक चिन्ह। चलिए इनकी संख्या देख लेते हैं। तो हिंदी में कारकों की जो संख्या होती है, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन आ जाता है 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, कितनी है? तो आपको हमेशा याद रखनी है कि आपकी कारकों की जो संख्या है आपकी हिंदी भाषा में वो कितनी है? 8 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 8। तो एक क्वेश्चन तो देखिए यहीं से क्लियर हो जाता है आपका कि कारकों की संख्या कितनी है भाई हिंदी में, तो आपने कहा 8। ठीक है, कितनी है संख्या? आपने कहा 8। ये आपकी कारकों की संख्या हो गई। तो उन्होंने कहा हिंदी में कितनी मानी गई है, तो आपको तुरंत बताना है 8 मानी गई है। कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। अब देखिएगा एक टेबल बनाएंगे, टेबल से समझेंगे। आपको सबसे पहले टेबल में क्रम डाल लेना है। ठीक है, क्रम डालेंगे आप। क्रम में आप देखेंगे सबसे पहले क्रम में संख्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। ठीक है ना, ये आपकी क्या हो गई? यहाँ पे क्रम संख्या हो गई, क्रम संख्या। ठीक,
ये आपकी क्रम संख्या हो गई। ठीक, यहां पे आप अगला कॉलम बनाएंगे कारक। ठीक है, अगला कॉलम जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका कारक का। फिर आपका यहां बनेगा चिन्ह का। फिर देखिए यहां पे आपके आ जाएंगे उदाहरण, और यहीं पे संस्कृत के भी चिन्ह आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, जो हिंदी में नहीं प्रयोग होते लेकिन समझना, संस्कृत भी समझ सकते हैं आप इससे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहां हेडिंग डाल लेंगे कारक। कारक, इससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। फिर आ जाएगा आपका चिन्ह। फिर देखिए यहां पे आपको क्या करना है, उदाहरण। ठीक है, यहां पे सबसे पहले आप देख लेंगे उदाहरण। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण। उदाहरण से जल्दी समझ में आएंगे आपको। ठीक है, अब देखिएगा आपको कि कारक की जो मैंने आपको संख्या बताई है वो कितनी बताई है। तो आपने पढ़ी कितनी संख्या, कितनी पढ़ी है भाई, आपने पढ़ी है 8 संख्या। ठीक है, पहली आप देखेंगे इसमें पहला जो है क्रम में आप देखेंगे संख्या इसकी। ठीक है, पहले में देखेंगे यहाँ पे कारक को क्या कहते हैं, पहले वाला जो कारक होगा उसको क्या कहेंगे। तो 8 तो मैंने संख्या बता दी, यहाँ पे इसको कहेंगे कर्ता। ठीक है ना, साथ में आपको कारक भी लिखते चलना है, कर्ता। अब देखिए बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट को समझेंगे। कर्ता, अब कर्ता को यदि आप समझते हैं तो देखिएगा, आपने देखा कर्ता, ठीक है ना, तो आपको देखना है कि कर्ता कहते किसे हैं। ठीक है, तो आपने देखा जो वाक्य में जैसे आपने कहा कि राम पढ़ता है, ठीक है ना, तो आप वाक्य देख रहे हैं कि राम पढ़ता है, तो आपसे पूछा गया कि इसमें कारक कौन सा है, तो आपने कहा कर्ता कारक। ठीक है ना, अब बात आती है यहाँ पे, आपको समझ नहीं आता है कि हम कारक में चिन्हों को कैसे, तो देखिए ने जो चिन्ह होता है इसका, कर्ता का चिन्ह क्या होता है भाई, ने होता है। ध्यान से देखिएगा, ने चिन्ह होता है। अब ये चिन्ह कभी कभी क्या करते हैं, वाक्यों में छिप जाता है। ठीक है ना, लेकिन यदि हम इसको संस्कृत भाषा में पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए राम को ले लिया, रामः यहाँ लिया, चिन्ह इसका जो विसर्ग आ जाता है ये चिन्ह निकल आता है। लेकिन यहाँ पे हिंदी में क्या होता है, ये चिन्ह आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब बात आती है भाई है कौन कर्ता, तो कर्ता का मतलब होता है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ठीक है ना, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, अर्थात इसकी परिभाषा आपकी बन जाती है स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपका टॉपिक। दूसरा देखिए, दूसरा आता है आपका कर्म। यहां पे आपका आ गया कर्म, कर्ता के बाद क्या आएगा आपका कर्म। संख्या को जरूर याद रखना है आपको भाई, क्योंकि संख्या हिंदी में अलग है और संस्कृत में अलग है। ठीक है, तो इनके संस्कृत में क्या है, इनकी संख्या 6 है, लेकिन हिंदी में आपकी मैंने आपको बताई, हिंदी भाषा में जो है आपकी संख्या है कारकों की संख्या 8। ठीक है, तो दूसरा क्या बताया मैंने, कर्म। यहां पे देखेंगे कर्म। ठीक, कर्म का चिन्ह क्या होता है, को। कर्म का चिन्ह क्या है, को। हिंदी में को है, यदि संस्कृत में यहां करते हैं तो जैसे कहते हैं रामम, अम जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये द्वितीया का चिन्ह निकल आता है, माने कर्म का चिन्ह निकल आता है। ठीक है, अब यहाँ को संस्कृत में क्या कहें, तो इसको अम जोड़ देने पर किसी के भी नाम में, संज्ञा में अम जोड़ देने पर निकल आता है। लेकिन हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी की बात में हम क्या करेंगे, कर्म कहां से निकालें, कैसे निकालें, कैसे पता चले वाक्य में। तो देखिए कर्ता स्वतंत्र होता है, क्रिया करता है, ये बात क्लियर है, लेकिन क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पर। और हम वाक्य में यदि क्वेश्चन करें कर्ता से, तो वो जो आंसर निकलेगा, आपका उत्तर निकलेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। ध्यान से सुनना है आपको। जैसे वाक्य कहा मैंने राम पढ़ता है, तो भाई क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो उनने कहा मैं पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। तो देखिए जो पुस्तक होगी या किताब होगी उसमें आपका को चिन्ह छिपा हुआ होगा।
क्या होगा, ना चिन्ह जो मैंने आपको कर्ता वाला बताया था वो छिपा हुआ होता है, लेकिन कर्म कारक का कभी कभी चिन्ह को जो है आपका छिपा भी रह सकता है और स्पष्ट भी रह सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि जो कर्ता से हम जैसे ही प्रश्न करें, जो आंसर निकले, जो उत्तर निकले, वो आपका कर्म होता है। ये को चिन्ह उसका चिन्ह है और वो छिपा भी हो सकता है और कभी कभी स्पष्ट भी हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए करण, क्या पढ़ेंगे, अगला क्या है, करण। करण क्या है, कारक। करण का चिन्ह जो होता है यहां से के द्वारा, या तो के द्वारा और से। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है भाई, कर्ता हो गया स्वतंत्र है, ठीक है, क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो कर्म हो गया, लेकिन करण क्या है, करण वो होता है जिसकी सहायता से कर्म जो क्रिया कर रहा है, ठीक है, जो करता है वो क्रिया करता है। क्लियर सी बात है कि जो करता है वो कोई क्रिया कर रहा होगा, लेकिन किसकी सहायता ले रहा है, तो जिसकी सहायता से वो कोई कार्य करता है वो क्या कहलाता है, करण कहलाता है। जो भी ले रहा है, जैसे वाक्य में यदि हमने कह दिया राम हाथ से लिखता है, माने राम किससे लिख रहा है, हाथ से, माने राम पेन से लिखता है, हाथ की भी सहायता ले रहा है, तो से या के द्वारा रहेगा। अच्छा चलिए संस्कृत में देखेंगे, रामे, इस प्रकार से तृतीया निकल आता है और यहाँ पे ए जो है इसका चिन्ह हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे चौथा, चौथे में आपका है संप्रदान। क्या है आपका, संप्रदान कारक, संप्रदान, संप्रदान रहेगा, इसका चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है इसका चिन्ह, के लिए। संस्कृत में इसको रहते हैं रामाय, माने आय जुड़ जाता है, आय। अच्छा भाई संप्रदान क्या होता है, कर्ता जब किसी के लिए कोई भी दान क्रिया करे, कोई भी क्रिया करे तो उसे संप्रदान कहते हैं। ठीक है, आगे मैं उदाहरणों से समझा दूंगी, उसमें चिन्ह निकलता है। जैसे मैंने कहा राजा ब्राह्मण के लिए दान देता है, राजा ब्राह्मण के लिए, तो वो जो ब्राह्मण होगा वो क्या होगा, संप्रदान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपादान। क्या होगा, अपादान, अपादान, अपादान माने होता है अलग करना। जब कर्ता किसी भी स्थान से अलग होता है उसमें इसका प्रयोग होता है, इसका चिन्ह होता है शे, अलग। ठीक, अलग आपको ध्यान रखना है, कोष्टक में कर लेंगे इसको अलग। ठीक, इसका पंचमी में लगता है रामा, रामा, इसका आत जो है जोड़ देने पर शब्द में पंचमी निकल आती है। अब वाक्य कैसा होगा, जैसे छत से बिल्ली गिरती है, छत से माने उसका केंद्र क्या है, छत्र है, छत से बिल्ली गिर रही है, माने पेड़ से फल गिर, पेड़ से, पेड़ क्या हो, मुख हो गया, तो पेड़ से फल गिरता है, तो यहाँ पे कौन सा कारक है, तो उन्होंने कहा अपादान कारक है। पंचमी में विभक्ति आ जाती है चूंकि संस्कृत में। ठीक है, तो जहां से मुख अलग होना पाया जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे साधु वन से जाता है, वन से जाता है, ठीक है, राजा घर से जाता है तो घर में होगी ना कि राजा में। पेड़ से फल गिरता है तो फल में नहीं है अपादान, किस में होगी, पेड़ में। ठीक है, अगला चलेंगे संबंध। क्या है अगला, संबंध। संबंध का चिन्ह होता है का, के, की और ना, ने, नी। ठीक है, रा, रे, री, ये इसका चिन्ह है, रे, री। ठीक, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं काराना। कैसे पढ़ते हैं, काराना। ठीक है, अब ये क्या करता है, संबंध बताता है एक का दूसरे से। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, रामश। ठीक है, क्लियर हुआ, अशिष में जोड़ देते हैं, क्लियर। ठीक है, अगले उस पे चलेंगे, सातवां जो है अधिकरण, यहां नंबर डाल देंगे, सातवां अधिकरण, अधिकरण।
अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते हैं। इसका चिन्ह होता है में या पर, में या पर। जैसे उदाहरण के लिए राम में लगाया रामे है, और यहाँ संस्कृत में क्या बचा, ए बचती है। ठीक है, अच्छा ये होता क्या है, आधार को ही अधिकरण कहते हैं। जैसे राम वन में रहता है तो राम में नहीं होगा आधार, वन में। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अगला है आठवां है संबोधन। देखिए नाम से समझ में आ रहा है, संबोधन। ये जो चिन्ह है ये लगभग संवादों में, किसी को बुलाने में आश्चर्यजनक जो होता है उसमें लगाया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना हे, तो हे के बाद जो चिन्ह लेते हैं विस्मय सूचक होता है, ये संबोधन का चिन्ह होता है, हे, अरे, ठीक है, ओ आदि इसके चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो जैसे प्रयोग करेंगे तो हे राम, ठीक है ना, यहां आ जाएगा हे और यहां चिन्ह आ जाएगा राम। ये इस प्रकार से संबोधन होता है। ठीक है, तो आपने आज पढ़ा किसको, कारकों को। कारकों की संख्या पढ़ी आपने, कितनी होती है कारकों की संख्या, 8 होती है। कौन कौन सी होती है, तो कर्ता होती है, कारक होती है, करण होती है, संप्रदान होती है, ठीक है, अपादान होती है, संबंध होती है, अधिकरण होती है और संबोधन। अब आप इसके एक एक उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे इनको हम पेपरों में सॉल्व कर पाएंगे, मतलब पेपर में आता है कैसे हम बता पाएंगे। केवल आज हम कारक के कुछ उदाहरण लेंगे। पहला है ये, ठीक है, कर्ता कारक। पहले लेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक जैसे देखिए यहां पे यदि वाक्य आया आपका, साधारण से वाक्य लेंगे, रमेश जाता है। ठीक है ना, रमेश जाता है। अब देखिए इस वाक्य में पूछा गया आपसे, इस वाक्य में आपको हमने दिया, ए में दे दिया करण, ठीक है, करण कारक, बी में दे दिया कर्ता कारक, और सी में दे दिया उन्होंने आपका संप्रदान, और डी में दे दिया आपका कर्म। उन्होंने प्रश्न बनाया रमेश जाता है। वाक्य जो है, ये जो वाक्य है आपका रमेश जाता है, इस वाक्य में आपको कारक बताना है। तो रमेश क्या है, स्वतंत्र है। रमेश क्या है, स्वतंत्र है। तो रमेश जाता है माने रमेश स्वतंत्र है, यहाँ पे ना तो कर्म है, ना सहायता ले रहा है किसी की, और ना ही किसी को दान कर्म कर रहा है। तो क्या हो गया आपका आंसर आया कर्ता। कौन है ये रमेश, क्या है, कर्ता कारक। तो आपका यहीं से आंसर निकला, क्या होगा, ये होगा कि बी होगा, कर्ता हो गया। क्लियर आंसर हो गया आपका। ठीक है, यही अगर आप देखते हैं, देखिए अगला इसी में उदाहरण यहां देखते हैं, इसी को लेके रमेश घर जाता है। ठीक है, घर जाता है। अब इसमें आपका आंसर क्या आएगा, अब आपको शब्द पे करता है कि शब्द में पूछा क्या जा रहा है, वाक्य में पूछा कौन सा शब्द जा रहा है। तो आपसे पूछा रमेश घर जाता है, इस वाक्य में क्या है, तो आपने बता दिया क्या है, कर्म है। रमेश से पूछा गया, कर्ता से क्वेश्चन किया गया, भाई रमेश कहाँ जाता है, प्रश्न किया गया ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, कहाँ जाता है, उन्होंने कहा घर जाता है, घर को जाता है। तो जो को चिन्ह है वो क्या है, कभी कभी तो स्पष्ट हो जाता है और कभी कभी छिप जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका कर्म हो गया। लेकिन यदि रमेश में पूछा जाए तो क्या है, करता है, रमेश करने वाला है। तो ऐसे वाक्यों में देखिए कर्म कर्ता भी निकलता है, कर्म भी निकलता है। ठीक है, और अगर ऐसा वाक्य पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि करने वाला कौन है, करने वाला स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, और क्रिया का जो प्रभाव पड़े, जैसे जाता है, कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने कहा घर जा रहा है, घर क्या हो गया आपका कर्म हो गया, चिन्ह आपका को हो गया, कभी कभी स्पष्ट रहता है।
अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं आता है, तब भी आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, और इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मोबाइल चार्ज करना।